Good morning, students. This is the fifth part of chapter 4, South Asia and the Contemporary World. In last videos, we have almost covered about all the South Asian countries except Afghanistan. हम लोगों ने पाकिस्तान के बारे में बात की. एक बार मैं आपको मैप में बताती चलूँ, फिर हम टिक मार्क करते जाएंगे. ये जो कंट्रीज़ हैं, ये सारी कंट्रीज़ पॉलिटिकली इंक्लूडिंग मालदीव्स एंड श्रीलंका, ये सारी कंट्रीज़ अगर अपन देखें तो पॉलिटिकली ये कंट्रीज़ जो हैं वो कहलाती हैं साउथ एशियन कंट्रीज़. पॉलिटिकली, जियोग्राफिकली नहीं, पॉलिटिकली. ठीक है, जियोग्राफिकली तो अफ़गानिस्तान जो है वो साउथ एशिया का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी पॉलिटिकली इसको साउथ एशिया का पार्ट माना गया है. हम लोगों ने पाकिस्तान के बारे में इन डिटेल पढ़ लिया. नेपाल के बारे में लास्ट वीडियो में देखा ही था. बांग्लादेश के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा. एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट श्रीलंका. इसके अलावा आप कहेंगे कि हमने भूटान तो पढ़ा नहीं, हमने मालदीव्स नहीं पढ़ा. तो ये जो कंट्रीज़ हैं इसको हम फर्दर वीडियोस में कंटिन्यू करेंगे, जब इसी चैप्टर का जो बाद में आने वाला जो पार्ट है, जो लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर है, इसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कॉपरेशन के कुछ एरियाज़ को आइडेंटिफाई किया गया है, जिसमें कि हम वापस इन कंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे एक्सक्लूडिंग अफ़गानिस्तान, कि इंडिया के साथ इनके रिलेशनशिप कैसा है, कॉन्फ्लिक्ट एरियाज़ कौन कौन से हैं, कॉपरेशन कहाँ करते हैं और कहाँ पोटेंशियल है कॉपरेशन की. इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर के पोस्ट पार्ट में पढ़ेंगे. स्टूडेंट्स, श्रीलंका के बारे में आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं. कोई भी कंट्री जब अपन पढ़ते हैं तो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है उस कंट्री की जियोग्राफिकल लोकेशन मालूम करना. तो श्रीलंका आप देखेंगे, छोटा सी आपको जो कंट्री दिख रहा है, दिस इज़ श्रीलंका. ठीक है, इंडिया श्रीलंका. इंडिया श्रीलंका के साथ अपनी कोस्टल बाउंड्री शेयर करता है. ठीक है, बहुत ध्यान से देखो इस चीज़ को. ये जो एरिया है ये बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड एरिया है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका. दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में इस एरिया को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स और कॉन्फ्लिक्ट होते रहे हैं. इस वजह से मैं इस चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट कर रही हूँ कि दोनों अपनी कोस्टल बाउंड्री शेयर करते हैं, कोस्टल बॉर्डर शेयर करते हैं. आपने देख लिया, श्रीलंका जब एग्ज़ाम में आ जाता है तो ऐसे इंडिया को मेंशन करके आप यूँ बना दें तो श्रीलंका बन जाएगा. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, श्रीलंका इन डिटेल अपन देखें उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि श्रीलंका और इंडिया के बीच में हिस्टोरिकल रिलेशन फ्रॉम द ब्रिटिश एरा रहे हैं, कोई डाउट नहीं है. इंडिया का ये वाला रीजन जो है, दिस इज़ तमिलनाडु. तमिलनाडु से लोग माइग्रेट होकर श्रीलंका में जाते थे काम करने के लिए, और सेंचुरीज़ अगो वो यहीं पर जाके तमिल लोग जो थे वो श्रीलंका में जाके सेटल हो गए, वहीं जाके वो रहने लग गए. तो ये लोग क्या कहलाते हैं? ये लोग तमिल कहलाते हैं, श्रीलंकन तमिल. जो इंडिया से माइग्रेट होकर श्रीलंका में गए ना, दीज तमिल्स आर नोन एज श्रीलंकन तमिल्स. ठीक है, श्रीलंकन तमिल, क्योंकि श्रीलंका में रहते हैं और वो कौन सी एथनिसिटी के हैं? वो तमिल के हैं, इसलिए श्रीलंकन तमिल. इंडिया से लोग माइग्रेट होकर जो गए उनको कहा जाता है श्रीलंकन तमिल. अब मैं आपको बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने जा रही हूँ, जो स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी के हिसाब से या फिर इंटरनेशनल को अच्छे से जिनको पढ़ना है उसके हिसाब से अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप, अब मैं जो आपको बताने चाह रही हूँ उस पर आप बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे. ये इंडिया, ठीक है, इंडिया के बाद श्रीलंका. थोड़ा सी मैं बड़ा मैप बना देती हूँ. दिस इज़ श्रीलंका. ठीक है, श्रीलंका की अब आप ज्योग्राफी देखें. ये वाला जो पूरा रीजन है श्रीलंका का, ये रीजन, आप थोड़ा सी और भी आगे चले जाएं, ये पूरा का पूरा रीजन श्रीलंका का जो है, यहाँ पे रहते हैं कौन? श्रीलंकन तमिल्स. तमिल जो है ना, इंडियंस, हमारे भाई बंद, वो रहते हैं इस रीजन में. छोटे छोटे डॉटेड हैं, ठीक है, जो मैंने डॉट मार्क किया बीच में, ये कौन है?
ये मुस्लिम्स हैं जो श्रीलंका में रहते हैं, मुस्लिम्स। और रिमेनिंग जो यहाँ पे लोग हैं, ठीक है, जो वेकेंट पार्ट ऑफ श्रीलंका ये वाला है, ये पूरा का पूरा वेकेंट पार्ट ऑफ श्रीलंका जो है, यहाँ पर रहते हैं सिंहलास, जिसको सिंहली कहते हैं कई बार, सिंहला और सिंहली, जो भी आप कहना चाहें, वो रहते हैं इस पूरे वैक्यूम पार्ट में। तो आपको देखने को मिल गया अपर पार्ट में यहाँ कौन रह रहा है, नदर्न एंड नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे रह रहे हैं आपकी श्रीलंकन तमिल, डॉटेड मार्क्ड जो हैं वो मुस्लिम, और रिमेनिंग पार्ट ऑफ श्रीलंका जो है वहाँ पे रहते हैं सिंहला सिंहली। तो ज़्यादा पार्ट किसने कवर कर रखा है, मोस्ट ऑफ द पार्ट अक्वायर कर रखा है सिंहला। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कौन है श्रीलंका में, सिंहला जो हैं वो नंबर 1 पे हैं। उसके बाद कौन है, उसके बाद श्रीलंकन तमिल हैं, और फाइनली कौन है, फाइनली माइनॉरिटी में आपके मुस्लिम्स हैं, ठीक है। इवन दो श्रीलंकन तमिल जो है वो भी माइनॉरिटी में काउंट होते हैं। इसके अलावा क्रिश्चियनिटी भी वहाँ पे है, लेकिन ये रिलीजन बहुत ज़्यादा कम एग्जिस्ट करता है श्रीलंका में। जो बड़ी बड़ी कम्युनिटीज़ थी वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी। अब स्टूडेंट्स, डाइवर्सिटी, रिचनेस तो है, अच्छी बात तो है, लेकिन कई बार ये डाइवर्सिटी क्लैश का भी एक रीज़न बन जाती है, और कई बार डाइवर्सिटी की वजह से बहुत बड़े क्लैशेस होते हैं। और एक बात आपके लिए यह इम्पॉर्टेंट है कि डाइवर्सिटी को जब जब इग्नोर किया गया है, तब तब उस डाइवर्सिटी की वजह से बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ है, और वो कंट्री बहुत वर्स्ट इम्पैक्ट पड़ा है उस कंट्री के ऊपर डाइवर्सिटी को इग्नोर करने का। श्रीलंका में यही हुआ। श्रीलंका में एक और सिंहला भी हैं जो मेजॉरिटी में हैं, दूसरी ओर श्रीलंकन तमिल और मुस्लिम ये माइनॉरिटी के हो गए। तो सिंहलास को जब इंडिपेंडेंस मिली इन 1948 में क्या हुआ, श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिली फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। अब ब्रिटिशर्स से श्रीलंका को जब इंडिपेंडेंस मिली इन 1948, तब ये जो मेजॉरिटी कम्युनिटी थी ना, सिंहला कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हैं, सिंहला बुद्धिस्ट हैं, ठीक है। तो ये बुद्धिस्ट जो सिंहला थे, इन्होंने सोचा अब तो हमको आज़ादी मिल गई। अब आज़ादी मिल गई तो जो मुस्लिम, जो श्रीलंकन इंडिया से आए हैं, भगाओ इनको भी वापस, ठीक है, इनको भी अपने कंट्री भेजो। नाउ वी आर इंडिपेंडेंट, दिस इज़ आवर कंट्री, और इस पर हमारा सुप्रीम राइट है, हम अब यहाँ पे किसी को रहने देने वाले नहीं हैं। ऐसी सिंहलास की थिंकिंग थी, ऐसे उनके थॉट्स थे, और इन्हीं थॉट्स को इम्प्लीमेंट करते हुए सिंहलास ने क्या किया, सिंहलास ने अपनी कुछ एंटी तमिल, श्रीलंकन तमिल की बात कर रही हूँ, एंटी तमिल उन्होंने पॉलिसीज़ बनाना स्टार्ट कर दी, एंटी तमिल पॉलिसीज़, जिसमें क्या है, तमिल्स जो हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाने लगा, ठीक है। और इनिशियली तो जो तमिल्स थे उन्होंने इस डिस्क्रिमिनेशन को फेस कर दिया, चलो धीरे धीरे सुधर जाएंगे, कभी तो सुधरेंगे, लेकिन हुआ ये कि ये चीज़ कभी सुधर नहीं पाई, और सुधर नहीं पाई तो हुआ यूँ कि इन श्रीलंकन तमिल्स जो हैं इनको रिवॉल्ट करना पड़ा, हाथों में हथियार उठा के इनको अपने राइट्स के लिए खुद लड़ाई लड़नी पढ़ी। पूरी कहानी क्या है, ये सब चीज़ हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। और अच्छी बात आपके लिए ये है, अच्छी या जो भी है फीडबैक तो आप ही खैर प्रोवाइड करने वाले हैं, लेकिन हम लोग आज बुक रीडिंग करने वाले हैं। बुक रीडिंग तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ बुक ज़रूर मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाली हूँ, ताकि जिन स्टूडेंट्स के पास बुक नहीं है वो भी देख सकें। और क्योंकि पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन में रहते ही हैं, पेपर पैटर्न का पार्ट है, तो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन को भी हम साथ के साथ डिस्कस करते। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर चैप्टर 4। पुरानी बुक है, इस वजह से नई बुक क्योंकि अवेलेबल अभी नहीं हो पा रही है ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक पीरियड, इस वजह से पुरानी बुक को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सिलेबाई जो कंटेंट है इस चैप्टर का वो सेम है, बस चैप्टर नंबर चेंज हुआ है। चैप्टर नंबर इज़ 4, कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया।
कंटिन्यू करते हैं हम लोग। इस चैप्टर में बेसिकली साउथ एशिया को पहले डिफाइन किया गया है कि साउथ एशिया आखिर है क्या। उसके बाद मैप में आप देख ही सकते हैं, ये चीज़ें मैंने आपको बता चुकी हूँ। हम लोगों ने भी जो मैप देखा था उसमें चीज़ें सारी ठीक है, साउथ एशिया क्या है। इंडिया आपको दिख ही रहा है, अफ़गानिस्तान, लेटर ऑन आपका पाकिस्तान यहाँ पे आता है, बांग्लादेश नेपाल को कवर करता है, भूटान को कवर करता है, श्रीलंका, मालदीव यहाँ रोटेट होना चाहिए। ये पूरा आपका बनता है साउथ एशिया। SDSA के बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। पढ़ने की ज़्यादा इच्छा है, शौक़ है तो मुझे कह देना, मैं आपके साथ PDF फाइल मेरे पास है SDSA की दोनों रिपोर्ट्स के बारे में, जिसके जो पढ़ के आप अपने नॉलेज को एक एज प्रोवाइड कर सकते हैं। पाकिस्तान के बारे में, द मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, हम इन डिटेल पढ़ चुके हैं कि कैसे पाकिस्तान में मिलिट्री और डेमोक्रेसी दोनों के बीच में गेम चलता रहा है और कैसे पाकिस्तान आज भी सफ़र कर रहा है फ्रॉम मिलिट्री एंड द कूज। ये पिक्चर क्या शो करता है इसके बारे में हम लोग देखें। देखो, परवेज़ मुशर्रफ जो थे, परवेज़ मुशर्रफ, अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आप लोग मुझे बताएंगे कि परवेज़ मुशर्रफ डीसीट कब हुए थे अपनी प्रेसिडेंट की पोस्ट से। परवेज़ मुशर्रफ was a military general of Pakistan and later on military general plus president of Pakistan, दोनों रहे हैं वो। तो परवेज़ मुशर्रफ डीसीट कब हुए फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट इन पाकिस्तान, वो आप मुझे बताएंगे। ये देखो, एक बार पढ़ लें ये क्या कहना चाह रहा है। दिस कार्टून कमेंट्स ऑन द डुअल रोल ऑफ पाकिस्तान रूलर परवेज़ मुशर्रफ एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री एज द आर्मी जनरल। हमको ये पढ़ना है कि आर्मी जनरल और कंट्री के प्रेसिडेंट के फॉर्म में परवेज़ मुशर्रफ क्या कहना चाह रहे हैं। देखो, ये चीज़ आप पढ़ेंगे, आई एम ऑलवेज गुड एट कैलकुलेशन। परवेज़ मुशर्रफ किसी चीज़ को 0 कह रहे हैं तो भी ठीक है। अब सेम थिंग को परवेज़ मुशर्रफ 1 कह रहे हैं तो भी ठीक है, और सेम थिंग को परवेज़ मुशर्रफ अगर 2 कह रहे हैं तो वो भी ठीक है। आ रही है बात समझ में। परवेज़ मुशर्रफ बाद में स्टेटमेंट कह देते हैं, आई एम ऑलवेज गुड एट कैलकुलेशन, कि मैं जो भी कर रहा हूँ सब कुछ ठीक है। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन के लिए परेशान होने की कोई रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। 1 और 2 लाइनर क्वेश्चन होते हैं और वो 3 क्वेश्चंस होते हैं। 5 मार्क का टोटल क्वेश्चन, 5 मार्क के क्वेश्चन में 3 क्वेश्चंस होते हैं और आपको 1, 2 और मैक्सिमम 3 लाइन्स में उसको आंसर करना होता है, नॉट मोर देन 3 लाइन्स। 5 मार्क का क्वेश्चन। बांग्लादेश की डेमोक्रेसी के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। बांग्लादेश का जो फ्रीडम मूवमेंट था उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, और कैसे पढ़ा कि कैसे शेख मुजीबुर रहमान और ज़ियाउर रहमान जो थे उनका असासिनेशन हुआ, और कैसे दोनों ने एक दूसरे को कैसे ज़ियाउर रहमान ने शेख मुजीबुर रहमान को रिप्लेस करने और कू करने का काम किया। ये बांग्लादेश की आप एक फ़ोटो देख रहे हैं, ये वाला, उर्दू मुझे पढ़ने नहीं आती है और ये बांग्लादेशी लैंग्वेज में मुझे नहीं पढ़ने आती है। जो पढ़ सके, जिनको मालूम हो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। ये स्टूडेंट्स क्या लिख रखा है एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। अ मुरल इन ढाका यूनिवर्सिटी टू रिमेंबर नूर हसन who was killed by the police during pro-democracy protest against General Irshad in 1987 painted on his back, let democracy be freed। प्रो डेमोक्रेसी जो मूवमेंट हो रहे थे बांग्लादेश में, बांग्लादेश को फ्रीडम कब मिली? 1971 में बांग्लादेश नाम का एक कंट्री बना, बाकी तो बांग्लादेश नाम का कोई कंट्री था ही नहीं। ठीक है, बांग्लादेश कंट्री तो बन गया लेकिन बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस नहीं मिली। जो वहाँ की जो इंडिपेंडेंस इन द सेंस कि वहाँ के लोगों को इंडिपेंडेंस नहीं मिली, वहाँ के लोगों ने डेमोक्रेसी एंजॉय नहीं की। डेमोक्रेसी किन चीज़ों की बात करती हैं? फ्रीडम, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस। बांग्लादेश के लोगों को तो कुछ मालूम ही नहीं थी ये चीज़ें। फ्रीडम क्या होती है, इक्वालिटी क्या होती है, सोशल जस्टिस क्या होता है, रोटी कपड़ा मकान सरकार देती है, ये चीज़ें तो वहाँ थी नहीं। वहाँ तो क्या था, एक रूलर आता, उस रूलर का मर्डर करके असासिनेशन करके दूसरा रूलर आ जाता, दूसरा रूलर आता, उसका असासिनेशन तीसरा रूलर कर देता। तो यहाँ पे क्या पावर गेम चल रही थी, सब एक दूसरे को मारते चल रहे थे। तो इस मारते चलने की वजह से बांग्लादेश की जो
सिविलियंस हैं वो इग्नोर हो रहे थे, उनके पास कोई राइट्स नहीं थे, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा पुअर था, एक्सट्रीम पुअर्टी वहाँ एग्जिस्ट करती थी। तो बांग्लादेश की कंडीशन, बांग्लादेश के सिविलियंस की कंडीशन वहाँ पर वर्स्ट थी। इस वजह से बांग्लादेश के जो लोग थे उन्होंने एक प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट किया, आंदोलन किया लोकतंत्र के समर्थन में। वी वांट डेमोक्रेसी, हमको लोकतंत्र चाहिए। और ऐसे ही एक प्रोटेस्ट कर रहा एक बच्चा था, स्टूडेंट था, पर्सन था, नूर हुसैन। तो नूर हुसैन जो था वो पुलिस फायरिंग में उसकी डेथ हो गई। और जैसे ही पुलिस फायरिंग में उसकी डेथ हुई वैसे ही बांग्लादेश में जो प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट थे और ज़्यादा इरप्ट होने लगे और ज़्यादा बढ़ गए। और बांग्लादेश की जो वॉल्स हैं, यूनिवर्सिटी की जो वॉल्स हैं, मैंने कहा ना स्टूडेंट था तो यूनिवर्सिटी की जो वॉल्स हैं आप देखिए कैसे कलर्ड हैं। और लिख क्या रखा है इन कलर्ड वॉल्स पर, एक जो पिक्चर ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो नूर हुसैन है इसकी बैक पर लिख रखा है लेट डेमोक्रेसी बी फ्रीड, लोकतंत्र को आज़ाद होने दो, ये वहाँ पे लिख रखा है। ये प्रोटेस्ट मोर और लेस सेम ऐसे ही हैं, ऐसे ही थे जैसे कि आज की डेट में अमेरिका में प्रोटेस्ट देख रहे हैं ना आप। अमेरिका में जो रेसिज्म के अगेंस्ट प्रोसेस चल रहे हैं वैसे ही प्रोटेस्ट थे मोर और लेस बांग्लादेश में। हालांकि दोनों का नेचर अलग था। बांग्लादेश में डेमोक्रेसी के लिए हुए हैं, जबकि जॉर्ज लॉयड के लिए जो अमेरिका में प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो प्रोटेस्ट जो है रेसिज्म के अगेंस्ट हैं, लेकिन लेवल दोनों का सेम है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बांग्लादेश की पूरी इंटरनल डेमोक्रेसी हम लोग पढ़ चुके हैं और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मोनार्की एंड डेमोक्रेसी इन नेपाल के बारे में पढ़ा और क्लैशेस के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आवर टुडेज टॉपिक विच इज एथनिक कॉन्फ्लिक्ट एंड डेमोक्रेसी इन श्रीलंका। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है? टू कम्युनिटी, टू कास्ट, टू रिलीजन्स, टू एथनिसिटीज़ के बीच में होने वाला, टू और मोर देन टू, इनके बीच में होने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स, क्लैशेस। इसीलिए मैंने आपको बताया था ना, ये है बांग्लादेश का मैप। इस रीजन में रहते हैं आपके श्रीलंकन तमिल, डॉटेड जो रीजन आप देख रहे हैं यहाँ पे मुस्लिम रहते हैं। रिमेनिंग जो आप वैक्यूम देख रहे हैं यहाँ पे सिंहला रहते हैं। अब डाइवर्सिटी है, एक एथनिसिटी, सेकेंड एथनिसिटी, थर्ड एथनिसिटी, 3 एथनिसिटीज़ हैं। क्रिश्चियंस भी रहते हैं थोड़े बहुत। तो एथनिकली डाइवर्स है श्रीलंका और ये एथनिक जो डाइवर्सिटी है उसकी वजह से श्रीलंका में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुए। इवेंचुअली 2009 में कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हुए हैं, ख़त्म तो क्या कम हुए हैं। और उसके बाद श्रीलंका में आई है डेमोक्रेसी। आखिर दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या है, कैसे सब कुछ हुआ, उसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। देन लेट अस स्टार्ट। स्टूडेंट्स, जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट होगी मैं मार्क करती जाऊँगी वहाँ पे। यस, इंडिपेंडेंस 1948 में मिली थी, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट कैसे चलते हैं और उन्होंने कैसे आगे अपनी डिमांड्स रखी हैं उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। श्रीलंका, पहले सीलोन नाम था श्रीलंका का, बाद में ये श्रीलंका कहलाया। श्रीलंका में कौन कौन सी कम्युनिटीज़ रहती हैं? सिंहला मेजॉरिटी है, मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। तमिल्स नंबर 2 पे आते हैं, पहले बता चुके हैं हम लोग आपको। और तमिल्स कहाँ से हैं? हु हैड माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू श्रीलंका एंड सेटल्ड देयर, पहले बता चुकी हूँ। इंडिया का तमिलनाडु का जो रीजन है, स्टेट है, वहाँ से माइग्रेट होके वो श्रीलंका में गए और माइग्रेट करके वो वहीं पर ही सेटल हो गए। ये माइग्रेशन जो था वो इंडिपेंडेंस के बाद भी कंटिन्यू रहा। अब आते हैं हम लोग स्टूडेंट्स, यहाँ से इस पैसेज को आप पढ़ें तब आपको मालूम पड़ेगा कि सिंहलास का टूवर्ड्स इंडियन तमिल क्या एक रैशनल था, नरेटिव क्या था। द सिंहलास नेशनलिस्ट थॉट दैट श्रीलंकन शुड नॉट गिव कंसेशन टू द तमिल्स बिकॉज श्रीलंका बिलोंग टू द सिंहला पीपल ओनली। ये सारी जो लड़ाई है ना वो सिर्फ इस नरेशन को लेकर ही है, सिर्फ इस बात को लेकर है दैट
श्रीलंका बिलोंग्स टू द सिंहलाज ओनली। श्रीलंका किनका है? श्रीलंका सिर्फ सिंहलाज का है और सिंहलाज के अलावा श्रीलंका में कोई भी नहीं होना चाहिए। और धीरे धीरे उन्होंने क्या कर दिया, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। द नेग्लेक्ट टू द तमिल कंसर्न्स लेड टू द मिलिटेंट नेशनलिज्म। जैसे जैसे श्रीलंका ने तमिल्स के इंटरेस्ट को, खुद तमिल्स को नेग्लेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। पहले तो उनको सिटीजनशिप देने से मना कर दी कि तमिल्स को हम सिटीजनशिप नहीं देंगे। तमिल लैंग्वेज वहाँ पे बैन कर दी। उनको सरकारी नौकरी में नहीं रहने दिया। जिनकी नौकरी पहले थी उनको नौकरी से निकाल दिया। उनको स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेने में बहुत प्रॉब्लम आती थी। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जो फेस करने को पड़ रही थी इंडियन तमिल्स को इन श्रीलंका। ठीक है, तो लेकिन इन प्रॉब्लम्स को भी नेग्लेक्ट किया था इन सारी प्रॉब्लम्स को श्रीलंका ने। और क्योंकि प्रॉब्लम्स को नेग्लेक्ट किया, तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जैसे जैसे आप अवॉइड करते जाएंगे माइनॉरिटी के क्लेम्स को, वैसे वैसे इश्यूज क्रिएट होते जाएंगे। और यही हुआ श्रीलंका में भी। अब तमिल्स की, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, तमिल पहले पीसफुली, श्रीलंकन तमिल्स जो हैं पीसफुली अपनी डिमांड रख रहे थे कि उनको सिटीजनशिप दो, उनकी जो मदर टंग है, उनकी जो तमिल लैंग्वेज है उसको एक्सेप्टेंस दो, गवर्नमेंट जॉब्स में उनके लिए भी एक एंट्रेंस होनी चाहिए। वो सारे क्लेम्स को नेग्लेक्ट किया जा रहा था पीसफुली। जब नॉन वायलेंट तरीके से तमिल्स अपनी बात रख रहे थे श्रीलंकन गवर्नमेंट के सामने, तो तमिल्स के साथ स्टूडेंट्स अट्रॉसिटीज़ हो रही थी। तमिल्स को मारा जा रहा था, मैसेकर किया जा रहा था कि जहाँ पे भी दिखे आप मारें, ऐसे काम भी हो रहे थे। इसी से परेशान होकर तमिल कम्युनिटी का एक बहुत रेडिकल ग्रुप है, ठीक है, इसी अट्रॉसिटीज़, डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी से परेशान होकर 1983 में तमिल्स के राइट्स की डिमांड रेज करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बना, तमिल्स का एक एसोसिएशन बना। और इस एसोसिएशन का नाम था लिट्टे, LTTE, लिट्टे, LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? इलम, ठीक है। तो तमिल इलम लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम बना। और ये लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम जो था वो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन था, हाथों में हथियार, बंदूकें उठाकर, जैसे एडवांस वेपन्स श्रीलंका के पास नहीं थे, उससे ज़्यादा एडवांस वेपन तो इन लिट्टे के पास थे, लिट्टे के सोल्जर्स के पास थे। तो एक मिलिटेंट ग्रुप था, आर्म्ड ग्रुप था, पूरे हथियार इनके पास थे। एक रेबेलियन ग्रुप था, दूसरी बात। और तीसरी बात, इसको लेटर ऑन स्टेटस मिला टेररिस्ट ग्रुप का। तो आज भी लिट्टे जो है एक टेररिस्ट ग्रुप है। इंडिया भी उसको टेररिस्ट ग्रुप मानता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी उसको एक टेररिस्ट ग्रुप मानते हैं। और इसने बहुत ज़्यादा वायलेंस की इन श्रीलंका। और आपके लिए, सिंस वी आर इंडियंस, तो आपके लिए बात ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप सबने सुना होगा कि राजीव गांधी का मर्डर हो गया, राजीव गांधी का असैसिनेशन हुआ। अब ये मर्डर या फिर ये असैसिनेशन किया किसने? तो ये असैसिनेशन लिट्टे के लोगों ने किया था, लिट्टे के सोल्जर्स ने किया था। आ रही है बात समझ में? लिट्टे कब बना? 1983 में बना लिट्टे। लिट्टे क्या था? लिट्टे तमिल श्रीलंकन जो थे उनका ही एक ग्रुप था, एक रेडिकल ग्रुप था, जो कि तमिल लोग जो थे, नाराज़ तमिल जो थे, जो श्रीलंका की गवर्नमेंट से नाराज़ थे, उन्हीं का ही एक ग्रुप था। और वो अपनी मांगे मनवाने के लिए नॉन वायलेंट तरीके को छोड़कर वायलेंट तरीके पे आ गया। हाथों में हथियार उठा ली, बंदूकें उठा ली। मर्डर करना है तो मर्डर कर लो, बॉम्बिंग करनी है तो बॉम्बिंग, किडनैपिंग करनी है तो वो भी करेंगे। लेकिन तमिल्स के राइट्स के लिए उन्होंने डिमांड उठानी शुरू कर दी। और उनकी एक डिमांड तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो गई कि उनको श्रीलंका से ही अलग होना है। और जो पहले मैं मैप में आपको बता चुकी हूँ ना, मैप इसलिए मैंने पहले आपको बताया ताकि आपको थोड़ा सी माइंड में रहे। वो कहते थे कि ये पूरे पार्ट को एक अलग कंट्री बनाया जाना चाहिए।
एक अलग कंट्री बनाया जाना चाहिए और श्रीलंका से हमको अलग होना है। तो उन्होंने सेपरेटिस्ट डिमांड्स भी स्टार्ट कर ली फ्रॉम द श्रीलंका। और इन 1991 राजीव गांधी जब अपना इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे, ठीक है, राजीव गांधी जब अपना इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे तो इन्होंने तमिल जो लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम है, लिट्टे हैं, उसने राजीव गांधी का असासिनेशन कर दिया। राजीव गांधी के असासिनेशन की पूरी स्टोरी अगर आप सबको सुननी है तो आप मुझे कह सकते हैं, पर्सनली मैं उसको लेकर एक वीडियो डेडिकेट कर सकती हूँ अनऑफिशियली, ठीक है। वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं होगा, सिलेबस बहुत ज़्यादा कंसाइज्ड है, हम उसको ज़्यादा एक्सपांड करेंगे भी नहीं। आगे बढ़ते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ लिट्टे ने की थी उसके बारे में पढ़ें। तो लिट्टे जो था, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, आर्म्ड स्ट्रगल विद द आर्मी ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका की आर्मी से स्ट्रगल कर रहा था और तमिल इलम की डिमांड कर रहा था, तमिल स्टेट की डिमांड कर रहा था। और सेपरेट कंट्री मैं आपको बता चुकी हूँ, सेपरेट कंट्री कौन सा होगा, ये वाला जो रीजन है उसको तमिल कंट्री बनाना चाहते थे। और जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट पर लिट्टे का पूरा कंट्रोल था। और ये वाला रीजन स्टूडेंट्स कई बार आप सुनेंगे, दिस रीजन ऑफ श्रीलंका इज नोन एज जाफना, जाफना, JAFANA। जैसे ही स्टूडेंट्स, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, राजीव गांधी का असासिनेशन हुआ था बाय लिट्टे। असासिनेशन तो हो गया राजीव गांधी का, किसने किया, लिट्टे ने। लिट्टे कहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होल्ड रखता है, इस पूरे जो डार्क पार्ट रीजन है, इस पूरे रीजन में लिट्टे का पूरा स्ट्रांग होल्ड है। तो इसके बाद अगर कोई इंडियन रिप्रेजेंटेटिव श्रीलंका जाता था तो वो जाफना पार्ट जो है वो वहाँ जाने से बहुत ज़्यादा डरते थे। उनको डर लगता था कि जैसे राजीव गांधी का असासिनेशन किया है लिट्टे ने, कहीं वो इस पार्ट में जाने पर हमारा मर्डर भी नहीं कर दे गई। इस वजह से जो भी रिप्रेजेंटेटिव अगर श्रीलंका में कभी गए तो जाफना में कभी नहीं गए। वो मेनलैंड में तो गए लेकिन जाफना में कभी नहीं गए। अब देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। द श्रीलंकन प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स people of Indian origin and there is considerable pressure from the Tamil people in India to the effect that the Indian government should protect the interests of Tamils in Sri Lanka. एक्चुअली देखो, श्रीलंकन तमिल जो थे इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, इस वजह से तमिलनाडु जो रीजन है, एक बार वापस आप देखें, इंडिया श्रीलंका इतना बड़ा नहीं है, क्लियरिटी की, पिक्चर क्लियरिटी के लिए मैंने बड़ा बना रखा है, ठीक है। ये वाला रीजन तमिलनाडु, तमिलनाडु से लोग माइग्रेट होके कहाँ गए, श्रीलंका, ठीक है। अब इन श्रीलंकन तमिल्स के ऊपर जब अट्रॉसिटीज़ हो रही हैं तो ये भाईबंद किसके हैं, इन तमिलनाडु के लोगों के, इन तमिल्स के, इंडियन तमिल के। देखो, एक तो हैं इंडियन तमिल और यहाँ वाले श्रीलंकन तमिल। अब श्रीलंकन तमिल का ओरिजिन कहाँ से है, तमिलनाडु से। तो इनके भाईबंद के ऊपर अगर कोई रिश्तेदार के ऊपर अट्रॉसिटी होती है तो तमिलनाडु, इंडिया के जो तमिलनाडु के लोग हैं उनको भी दुख होगा ना। तो इस वजह से जो इंडियन तमिल्स थे, वो तमिल पीपल जो थे इंडिया के, वो इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहे थे कि तमिल जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो श्रीलंका के तमिल जो हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें, उनकी रक्षा करें, क्योंकि तमिल्स को मारा जा रहा था श्रीलंका में। स्टूडेंट्स, लिट्टे जब बना ना, लिट्टे तो बाद में बना, लेकिन लिट्टे के बनने के पहले श्रीलंका में जो श्रीलंकन तमिल्स हैं उनका असासिनेशन किया जा रहा था। उनके पास सिटीजनशिप नहीं थी, उनके पास कोई दूसरे राइट्स नहीं थे, फंडामेंटल राइट्स भी नहीं थे, ना उनके पास ह्यूमन राइट्स थे। जहाँ वो दिखते थे उनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था और कहीं को तो मारा भी जाता था। इतनी ज़्यादा जब अट्रॉसिटीज़ हो रही हैं तो इंडिया के तमिल तो बहुत गुस्सा हुए। गुस्सा होकर उन्होंने इंडिया की गवर्नमेंट को कहा भाई कुछ करो, हमारे भाई बंधुओं को बचाना है आपको। इस कंडीशन में क्या हुआ कि इंडिया ने इस पूरे इवेंट में, इस पूरी श्रीलंका की पॉलिटिक्स में इंटरवीन किया। और इंटरवीन करते हुए क्या हुआ, देखो कहानी और भी बहुत इंटरेस्टिंग है, लंबी है, इन डेप्थ आपको जाना पड़ेगा। इतनी सी बात नहीं कि इंडिया की गवर्नमेंट ने बस इंटरवीन किया और इंटरवीन करके क्या किया, 1987 में एक एग्रीमेंट भी किया, ठीक है।
बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लेकिन चैप्टर क्योंकि बहुत लंबा खींचेगा इस वजह से मैं आपको चीज़ें नहीं बता रही हूँ और आपके अभी जानने की ज़रूरत भी नहीं है। हुआ बस इतना सी, तमिलनाडु के लोगों ने किसको कहा? इंडियन गवर्नमेंट को कहा। इंडियन गवर्नमेंट ने ठीक है बिल्कुल साथ दिया था, लिट्टे का भी साथ दिया था इंडिया की गवर्नमेंट ने। लिट्टे जिसने राजीव गांधी को मारा, राजीव गांधी पहले इस लिट्टे को पूरा सपोर्ट करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि इंडिया के जो तमिल्स हैं वो प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं भी लिट्टे को सपोर्ट करो, तो राजीव गांधी ने लिट्टे को सपोर्ट किया। लेकिन थोड़े ही टाइम के बाद राजीव गांधी ने लिट्टे का साथ छोड़ दिया और राजीव गांधी ने इंडिया की जो श्रीलंका की जो गवर्नमेंट थी उस श्रीलंका की गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट किया और श्रीलंका की गवर्नमेंट को कहा कि हम आपके साथ हैं, हम लिट्टे के साथ नहीं, हम तमिलों के साथ नहीं हैं, हम तो आपके साथ हैं, ठीक है। और इसमें कुछ एग्रीमेंट्स भी हुए थे और इस पूरे एग्रीमेंट को कहा जाता है राजीव जयवर्धने अकॉर्ड, ठीक है। अकॉर्ड मतलब समझौता। समझौता किसने किया था? इंडिया की ओर से थे राजीव गांधी, इस वजह से राजीव। श्रीलंका के दैट टाइम प्रेसिडेंट कौन थे? जयवर्धने, ठीक है, जयवर्धने। तो दोनों ने अकॉर्ड साइन किया, इसको कहा गया राजीव जयवर्धने अकॉर्ड। इसमें तमिल्स के राइट्स के लिए भी थोड़ी बहुत डिमांड्स रखी गई थी, ठीक है। ऐसा नहीं तमिल्स के राइट्स की डिमांड नहीं रखी गई थी, लेकिन वो तमिल के जो राइट्स की डिमांड थी वो श्रीलंका ने कभी फुलफ़िल नहीं की। श्रीलंका ने एक बात ज़रूर रखी थी इंडिया के सामने कि आपने पहले लिट्टे को सपोर्ट किया ना, राजीव गांधी ने, लिट्टे को पूरा सपोर्ट था राजीव गांधी का। अब लिट्टे जो थे बन गया था आतंकवादी संगठन, आतंकवादी ग्रुप बन गया था लिट्टे। तो डिमांड ये रखी थी श्रीलंका ने कि अब देखो, अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे, एक मिनट, यस, ये श्रीलंका आपका, ठीक है, श्रीलंका का ये रीजन जहाँ पे क्या लिट्टे एक्टिव है, ठीक है। लिट्टे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ भी कर रहा है, उसकी वजह से श्रीलंका आगे नहीं बढ़ पा रहा है, श्रीलंका में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो श्रीलंका ने इंडिया को कहा कि लिट्टे आप लोगों के सपोर्ट से ही आगे बढ़ा है ना, तो लिट्टे को ख़त्म करने में भी सपोर्ट कौन करेंगे? इंडियन करेंगे। और राजीव गांधी ने तब कहा ठीक है, हम लिट्टे का सफाया कर देंगे, और लिट्टे का सफाया कर देंगे। ये बात जब राजीव गांधी ने कही तो राजीव गांधी ने इंडिया के सोल्जर्स को भेजा श्रीलंका में, और श्रीलंका में इंडिया के सोल्जर्स गए और वहाँ जाके उन्होंने लिट्टे के सोल्जर्स को मारना शुरू कर दिया, खात्मा करना शुरू कर दिया, जिसको अपन कहते हैं असैसिनेशन करना शुरू कर दिया। तो जो लड़ाई पहले लिट्टे और श्रीलंका की थी वो लड़ाई अब किसकी हो गई? लिट्टे और इंडिया की हो गई। अब स्टूडेंट्स, लिट्टे को श्रीलंका से ख़त्म करने के लिए, पूरा सफाया करने के लिए लिट्टे का श्रीलंका से इंडिया ने भेजी अपनी पीस कीपिंग फोर्स, जिसको कहते हैं ना IPKF, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स। कब भेजी? ये पीस कीपिंग फोर्स इंडिया ने भेजी थी इन 1987, जो कि 1990 में रिटर्न हुई थी। यहाँ पे जो इफेक्ट दे रखा है, इन 1989 द इंडियन पीस कीपिंग फोर्स पुल्ड आउट टू श्रीलंका विदाउट अटेनिंग इट्स ऑब्जेक्टिव। ये अपने ऑब्जेक्ट को गेन नहीं कर पाई, अटेन नहीं कर पाई, और 1990 में रिटर्न हुई। यहाँ पे जो फैक्ट दे रखा है NCERT में, दैट इज़ रॉन्ग, आप इसको कंफर्म कर सकते हैं। 1990 में वो रिटर्न हुई थी, 89 इज़ रॉन्ग। प्रूव करने के लिए मैं विकिपीडिया पे आपको लेके चलती हूँ और वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या सीन है और क्या फैक्ट है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हो विकिपीडिया की इंफॉर्मेशन है, और आप इस लाइन को पढ़ें, इस पैराग्राफ को आप पढ़ें। इंडियन पीस कीपिंग फोर्स IPKF वॉज द इंडियन मिलिट्री contingent performing a peacekeeping operation to Sri Lanka between 1987 to 1990. So this is the right figure। अगर आपको कोई कहता है तो आपको दोनों चीज़ें बतानी है। अगर आपके वाइवा में पूछा जाता है तो भी आप कहें कि 1989 NCERT में लिख रखा है, लेकिन फैक्ट इज़ 1990। कभी कभी गलती हो जाती है, और इससे तमिलनाडु बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया, क्योंकि इंडियन फोर्स कौन सी, सैनिक किसके, इंडिया के, मारने किसको जा रहे हैं, इंडियन
इंडिया से जो माइग्रेट करके गए हैं तमिलनाडु से श्रीलंका में, उनको मार रहे हैं। तो भाई भाई के बीच में लड़ाई हो गई श्रीलंका के जाफना में। लिट्टे तमिल ओरिजिन के हैं, जो अपने सोल्जर्स हैं वो भी इंडिया के। तो इनके बीच में ऐसी फाइटिंग हुई, ऐसी फाइट हुई जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करना पड़ा। और इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी फोर्स को 1989 में तो भेजा था और 1990 में वापस भी बुला लिया। ठीक है, और इस फोर्स को क्या कहते हैं? IPKF। एब्रीविएशन में कई बार आ जाता है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ दिस एब्रीविएशन। IPKF, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स। याद करना, 1 वर्ड का क्वेश्चन, 1 मार्क का क्वेश्चन और 1 वर्ड का बन सकता है। लेकिन देखो, श्रीलंका में जो वायलेंस है वो भी कंटिन्यू रही ही है। हालांकि बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है इंटरनेशनल फोरम पर भी श्रीलंका को, लेकिन फिर भी ये वायलेंस वहाँ पर बनी रही। अब इसके आउटकम जो है वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट निकले हैं। स्टूडेंट्स, वॉच और सी दिस पिक्चर वेरी केयरफुली। CBSE ने 2019-20 का लास्ट सेशन का जो बोर्ड सैम्पल पेपर था, उस पेपर में ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन था। अब आप देख रहे हैं, ये जो आपको टाइगर दिख रहा है ना, टाइगर किसको शो करता है? टाइगर लिट्टे, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। तो ये ग्रुप जो है टाइगर, ये रिप्रेजेंट कर रहा है तमिल्स को। और ये सिंहला मेंशन है, देखो सिंहला क्या है? सिंहला कम्युनिटी। ठीक है, ये सिंहला कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि ये राजापक्षे हैं। राजापक्षे कौन थे? राजापक्षा श्रीलंका के प्रेसिडेंट थे। कैसे ये तमिल्स और सिंहलास, लिट्टे और सिंहला के दूसरे जो एसोसिएशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके बीच में बैलेंस एस्टैब्लिश कर पा रहे हैं, ये इस पिक्चर में मेंशन्ड है। इसके बारे में आप इन डिटेल अगली वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, स्टे एट होम एंड स्टे कनेक्टेड विद योर मदर नेचर एंड फैमिली। थैंक यू सो मच। दिस इज रजनी गगवानी साइनिंग ऑफ।